हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है चेस्ट रेडियोग्राफी। तो हम चेस्ट एक्सरेज के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज ये चेस्ट रेडियोग्राफी होता क्या है। चेस्ट रेडियोग्राफी एक मोस्ट कॉमन रेडियोग्राफी है जिसको हम चेस्ट का डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अंदर अगर हम ऑर्गन की बात करें तो उसमें हमें हार्ट दिखाई देता है, लंग्स दिखाई देता है, एयरवे दिखाई देता है, ब्लड वेसल्स दिखाई देती है और उसके अंदर पे जो थोरेसिक केज बोन हमारी जो है वो हमें इसके अंदर पे दिखाई देती है, ट्रैकिया हमें इसमें दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हम चेस्ट रेडियोग्राफी करते हैं। एक्चुअली ये नॉर्मल अगर हमारे पास में होंगे तो नॉर्मल कंडीशंस में तो हम चेस्ट एक्सरे अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसके अंदर पे ये जो सारी चीज़ें हमने बताई है, अगर इसके अंदर पे कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इसको चेस्ट रेडियोग्राफी में चेक करते हैं कि इसके अंदर पे ये नॉर्मल है या इसमें कोई बीमारी हो गई है या कोई भी ऐसी डिजीज़ पे बन गई हो जो हमारी मेडिकल फिटनेस को डिस्टर्ब करती हो। ठीक है, तो इसीलिए हम चेस्ट रेडियोग्राफी करते हैं। ये हमारे पास में जो चेस्ट रेडियोग्राफी है ये सबसे ज़्यादा होने वाला चेस्ट एक्सरे, सबसे ज़्यादा होने वाला एक्सरे है। मतलब कि अगर आपके पास में रेडियोग्राफिकल डिपार्टमेंट में या रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आप देखते हो तो हमारे पास में सबसे ज़्यादा आने वाला जो एक्सरे है या रेडियोग्राफी है वो हमारे पास में चेस्ट रेडियोग्राफी है। अब ये चेस्ट रेडियोग्राफी हमारे पास में जो है इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट एक चीज़ और होती है, वो ये है कि अभी तो हम बात कर रहे हैं कि डिजीज़ देखने के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ देखने के लिए, कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि हमारे पास में हम पेशेंट को ओटी पे भेज रहे हैं और मान लीजिए कि आपके पास में आपका जो पेशेंट का ओटी होना है, ऑपरेशन होना है, वो आपके पेशेंट का चेस्ट से रिलेटेड होता ही नहीं है। मतलब कि आपके पास में एब्डोमेन में ऑपरेशन हो रहा है या फिर आपके पास में पेल्विस का ऑपरेशन हो रहा है या फिर आपके पास में आपके एक्सट्रीमिटीज़ का कोई आप ओटी कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, तब भी आपको चेस्ट एक्सरे की रिक्वायरमेंट्स होती है। उस टाइम पे हम चेस्ट एक्सरे की रिक्वायरमेंट्स या हमें क्यों करवाते हैं हम चेस्ट एक्सरे, तो वो इसलिए कराया जाता है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि इस पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा, इस पेशेंट को कोई कार्डियक फेलियर तो नहीं है। अगर कोई पेशेंट को ये वाली कंडीशन हो जाती है और हम पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो इसकी वजह से हाई रिस्क फैक्टर अप्लाई हो जाते हैं, जैसे कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर हम इनको चेक ना करें, क्योंकि ये कंडीशंस बहुत हाई रिस्क वाली कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि हम चेस्ट रेडियोग्राफी को इन सारी कंडीशंस में करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास में हमारा जो चेस्ट एक्सरे है, ये चेस्ट एक्सरे कौन कौन सी पोजीशंस में किया जा सकता है। तो हमारे पास में इसकी कुछ नॉर्मल रेगुलर रूटीन एक्सरे पोजीशंस भी होती है और इसकी कुछ स्पेशल पोजीशंस भी होती है। तो आइए हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास में अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो मोस्ट कॉमन प्रोजेक्शंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन प्रोजेक्शन जो हमारे पास में है वो है चेस्ट एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सरे। मतलब कि इसके अंदर पे ये रहता है कि पेशेंट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा एनाटॉमिकल पोजीशन में, उसके पास में जो कैसेट आईआर इमेज रिसेप्टर हमारे पास में होगा उसे हम बैक पे अप्लाई कर देंगे पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद में दूसरी जो हमारे पास में जो मोस्ट कॉमन एक्सरे है, जो सबसे ज़्यादा किया जाने वाला एक्सरे है, वो है हमारे पास में पोस्टीरियो एंटीरियर। एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा क्यों किया जाता है, एपी इससे कम क्यों किया जाता है, या पीए चेस्ट एक्सरे का एपी पे क्या प्रेफरेंस है, इसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगा जब हम इमेज इवेल्युएशन पढ़ेंगे। मैं आपको इमेज एक्सरेज की इमेज चेस्ट एक्सरे हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं, कौन सी डिजीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी आपको सभी सिखाऊंगा। तो हमारे पास में दूसरा जो एक्सरे है वो पोस्टीरियो एंटीरियर एक्सरे, जिसको हम पीए भी कहते हैं। इसके अंदर पे जो हमारे पास में इमेज रिसेप्टर है, उस इमेज रिसेप्टर को हम चेस्ट की साइड पे अप्लाई करते हैं। मतलब कि पेशेंट को हम इस तरीके से खड़े करेंगे कि जो हमारा सोर्स है, सोर्स हमारा जो हमारी एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे मशीन है, उसकी तरफ पेशेंट की पीठ रहे, दैट मीन के डोर्सल वाला पार्ट रहे। उसके पास में थर्ड एक्सरे हमारे पास में लेटरल एक्सरे आता है। अब ये लेटरल एक्सरे आपके पास में या तो राइट लेटरल हो सकता है या फिर आपके पास में लेफ्ट लेटरल हो सकता है। आप अकॉर्डिंग टू कंडीशंस इस एक्सरे को करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप किसी एक साइड में
जिधर का आपसे एक्सरे मांगा जाता है, अगर राइट साइड का एक्सरे मांगा गया तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड का एक्सरे मांगा गया तो लेफ्ट साइड में आप कैसेट अप्लाई कर दोगे। उसके बाद में आपके पास में एक एक्सरे आता है जो कि ऑब्लिक एक्सरे है। इसमें आपको क्या करना होता है कि पेशेंट को आपको या तो आप बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में आपको पेशेंट को खड़ा करना है, या फिर लेटरल पोजीशन में आपको खड़ा करना होता है। अब इसमें जब आप पेशेंट को इस तरीके से खड़े करते हो तो उसके बाद में आप पेशेंट को, इसमें आपको पेशेंट को 45 डिग्री का एंगुलेशन रोटेशन देना होता है। अब ये कैसे होता है कि जैसे अगर आपने पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन में खड़ा किया तो आप पेशेंट को क्या करोगे, आगे की तरफ ऐसे करके 45 डिग्री पे रोटेट कर दोगे। लेकिन अगर आपने पेशेंट को लेटरली खड़ा किया है तो लेटरल से आप क्या करोगे, पीछे की तरफ 45 डिग्री पे। इट्स डिपेंड ऑन कि आपसे ये जो ऑब्लिक एक्सरे मांगा गया है, ये राइट साइड से मांगा है, ये लेफ्ट साइड से मांगा गया है, राइट एंटीरियर ऑब्लिक मांगा गया है, पोस्टीरियर ऑब्लिक मांगा गया है, एंटीरियर ऑब्लिक, जो भी आपसे मांगा गया है, या तो राइट एंटीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक, राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट पोस्टीरियर, जो भी आपसे मांगा जाएगा उसकी पोजीशन आप कर दोगे। और ये सारे एक्सरे हम एक एक करके बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे, इन पे सेपरेट वीडियोस बनाएंगे कि किसका क्या महत्व है, किस वजह से किस एक्सरे को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए या किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास में कुछ स्पेशल एक्सरे हैं, ठीक है, जो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ को देखने के लिए किया जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास में एक एक्सरे आता है जिसको हम लेटरल डिक्यूबिटस एक्सरे कहते हैं। ये लेटरल डिक्यूबिटस एक्सरे हमारे पास में गैप ट्रैपिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये गैप ट्रैपिंग क्या है, जब हम लेटरल डिक्यूबिटस एक्सरे पढ़ेंगे उस टाइम पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्पेसिफिक एक्सरे हैं, स्पेशल एक्सरे हैं, तो ये स्पेशल टाइम पे ही किसी पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि आप ये वाला एक्सरे करवा के लाइए। उसके बाद में आपके पास में पाइकोग्राम एक एक्सरे है। पाइकोग्राम में भी हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का सिर्फ एपेक्स देखने के लिए ही एक्सरे करते हैं। ये जो हमारे पास में एपेक्स, लंग्स का एपेक्स होता है, एपेक्स देखने के लिए एक्सरे करते हैं। उसके बाद में लॉर्डोटिक एक्सरे है। लॉर्डोटिक एक्सरे में भी हम एपेक्स ही देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स हमारे पास में वेरी करते हैं, जैसे कि पेशेंट को लीन नहीं हो रहा है तो हम ट्यूब में एंगल दे देंगे। ये सारी चीज़ें हैं, ये हम जब एक्सरे डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सी ऐसी मोस्ट कॉमन कंडीशंस हैं जिसमें चेस्ट एक्सरे किया जाता है, ठीक है, कि कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जब हमारे पास में एक्सरे हम करते हैं। मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस, इंडिकेशन का मतलब होता है कि आपके पास में पैथोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस क्या निकल के आ रहा है, किस वजह से आप एक्सरे करना चाहते हो, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहले की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में आता है निमोनिया या निमोनाइटिस हम इसको कहते हैं। निमोनाइटिस जो है हमारे पास में इन्फ्लामेशन इन लंग टिश्यूज, मतलब कि हमारे पास में जो लंग्स टिश्यूज़ है, उस लंग्स टिश्यूज़ में जब इन्फ्लामेशन हो जाए, उसमें स्वेलिंग हो जाए, उसको हम निमोनिया कहते हैं या निमोनाइटिस कहते हैं। अभी आपने देखा होगा ये जो निमोनिया डैमेज हो जाते हैं हमारे लंग्स टिश्यूज़, उसको हम निमोनिया, निमोनाइटिस से सब कहते हैं। तो इसके अंदर पे आपने देखा होगा अभी नॉर्मल कंडीशंस में, अभी कोविड का टाइम चल रहा था, तो कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था कि मैक्सिमम पेशेंट्स को निमोनिया निकल रहा था। तो वो क्या हो रहा था कि आपके पास में आपके जो लंग टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ में इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन होके वो डैमेज हो जाए, इज कॉल्ड निमोनिया, ठीक है। सेकंड हमारे पास में आता है डायस्पीनिया। डायस्पीनिया का मतलब ये होता है कि हमारे पास में हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मतलब कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो अच्छे से सांस नहीं, मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, वो एकदम से ऐसे सांस लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जो कि एक बीमारी है जिसको डायस्पीनिया कहा जाता है। उसके बाद में प्लूरल इफ्यूजन। ये प्लूरल इफ्यूजन क्या है, हमारे पास में हमारा जो लंग्स होता है उस लंग्स के ऊपर पे ना एक पतली सी लेयर होती है जो उसको पूरे लंग्स को कवर करके रखती है, उसका नाम होता है प्लूरा। क्या नाम होता है? प्लूरा। अब ये जो प्लूरा लेयर हमारे पास में होती है, जब इसके अंदर पे कोई फ्लूइड भर जाता है, प्लूरल कैविटी के अंदर पे जब कोई फ्लूइड भर जाता है तो उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल इफ्यूजन। लेकिन ये जो हमारे पास में अगर हम इसी प्लूरल कैविटी के अंदर पे कुछ और भर जाए, लाइक अगर वो फ्लूइड जो हमारे पास में है वो फ्लूइड पस हो, वो फ्लूइड पस हो, तो उसको हम इम्फाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्फाइमा कहते हैं। मतलब कि उसी कैविटी के अंदर पे जहाँ पे हम फ्लूइड की बात कर रहे थे, अगर वो फ्लूइड हमारे पास में
पस हो तो हम उसको क्या कहते हैं, इम्फाइमा कहते हैं। अगर वहीं पे ही हम बात करते हैं कि वो जो फ्लूइड हमारे पास में है वो फ्लूइड हमारा ब्लड है, तो अगर ब्लड वहाँ पे हमारे पास में है तो हम उसको हीमोथोरैक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हीमोथोरैक्स। देखो ये हीमोथोरैक्स मतलब कि ये भी हमारा वही कैविटी के अंदर पे ब्लड क्लॉट हो रखा है या ब्लड जमा हो रखा है, दैट मीन हम उसको अब प्लूरल इफ्यूजन ना कह के उसमें भी स्पेसिफिकेशन कर देंगे कि दैट इज अ हीमोथोरैक्स, मतलब कि ये प्लूरल कैविटी के अंदर पे जो फ्लूइड है दैट इज अ ब्लड। ठीक है, उसके बाद में तीसरा हमारे पास में होता है नीमोथोरैक्स। क्या होता है, नीमोथोरैक्स। इसके अंदर पे क्या होता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो लंग्स रप्चर होते हैं, उसमें हो सकता है हमारी प्लूरल कैविटी में या फिर प्लूरल कैविटी से भी रप्चर होके हमारी जो एयर है वो लीकेज होके हमारी चेस्ट वॉल के अंदर, जो कि हमारे पास में क्या है, चेस्ट वॉल, जिसके अंदर पे सिचुएटेड है हमारा लंग्स, हमारे प्लूरा, सब कुछ सब चीज़ें सिचुएटेड है, उसके अंदर पे एयर भर जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नीमोथोरैक्स। क्या कहते हैं, नीमोथोरैक्स। उसके बाद में हमारे पास में आता है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस का मतलब आप सबको पता है, टीबी की बात हो रही है। ये एक ऐसी डिजीज है जो कि हमारे मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है और मोस्ट कॉमन है। इस मैक्सिमम लोगों को आपने देखा होगा कि जब किसी को कई टाइम तक, लंबे टाइम तक खांसी चलती है, हम कहते हैं उसको कि आप अपना चेस्ट एक्सरे करा के देखो, तो हो सकता है आपके पास में आपको टीबी स्टार्ट तो नहीं हो सकती, सस्पेक्टेड होता है, डजंट मैटर के कंफर्म हो। ठीक है, तो ऐसी भी हमारे पास में एक बीमारी होती है। उसके बाद में हमारे पास में एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस क्या होता है कि जब हमारे पास में हमारा जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाए। क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए। अब कोलैप्स दैट मीन कि हमारे पास में हमारा जो लंग है वो श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया है। ठीक है, वो क्या होता है कि नीचे से भी सिकुड़ जाएगा, ऊपर की तरफ भी सिकुड़ जाएगा, हाइलम की तरफ चले जाएगा, मतलब छोटा सा। जब आप एक्सटेंड करोगे, एक्सटेंड दैट मीन कि आप जब इनहेल कर रहे हो, सांस पूरा ले रहे हो, उसके बाद भी आपका जो लंग्स है वो आपको पूरा एक्सटेंड हुआ नहीं दिखेगा, दैट इज अ कंडीशन जिसको हम कहते हैं एटेलेक्टेसिस। उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे पास में हमारी पेशेंट की प्रिपरेशन पे। तो पेशेंट की आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करानी है चेस्ट एक्सरे के लिए। तो सबसे पहले आपके पास में अगर कोई फीमेल पेशेंट आती है, क्या आती है, फीमेल पेशेंट आती है, तो उस फीमेल पेशेंट के अंदर पे आप अप्लाई करोगे 10 डे रूल्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी फीमेल एक्सरेज, फीमेल कराने आने, फीमेल जब पेशेंट होता है वो एक्सरे कराने आता है तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 10 डे रूल अप्लाई करना होता है। एक्चुअली ये क्या है कि 10 डे रूल हम इसलिए करते हैं कि कहीं पे सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी तो ना निकल जाए, मतलब कि हमारे पास में क्या है, प्रेगनेंसी इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर एक्सरे। ठीक है, मतलब अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो आप उसका एक्सरे नहीं कर सकते। लेकिन अभी पेशेंट को आप अगर यहाँ पूछ ही नहीं रहे हो और आपने एक्सरे कर दिया, पेशेंट को तो ये सारी चीज़ें कंफर्म नहीं होती है। हो सकता है कि आपका पेशेंट इतना एजुकेटेड ना हो कि उसको नहीं पता हो कि हम प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं करवा सकते, तो आपको यहाँ पे क्या फॉलो करना पड़ेगा, अपना 10 डे रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जिस 10 डे रूल्स के अकॉर्डिंग आप एक्सरे करोगे। और इस 10 डे रूल्स पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ये होता क्या है, कैसे आप इसे फंक्शन में लाते हो, कैसे इस पर आप डिपेंड होकर कोई एक्सरे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेशेंट का रिमूव ऑल मेटेलिक एंड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एरिया ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन कि अगर किसी पेशेंट ने अपने चेस्ट के आसपास में कोई भी मेटेलिक या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स पहना हुआ है, ऑब्जेक्ट दैट मीन कि ज्वेलरी पहनी है, किसी ने बेल्ट लगाई हुई है, तो वो चीज़ों में अगर उसमें मेटल है तो आप उसको निकालना पड़ेगा। ज्वेलरी अगर उन्होंने कुछ गले वगैरह में पहना हुआ है तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसको हम इसलिए निकालते हैं जिससे उसकी वजह से कोई आर्टिफैक्ट हमारे एक्सरे में हमें ना देखने को मिले। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हाइड हो जाएगी, उस मेटल की सिर्फ इमेज आएगी। अब हो सकता है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारी हाइड हो गई तो उस एक्सरे का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही, क्योंकि उस जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस एक्सरे को हटा देना पड़ेगा, मतलब दोबारा से रिपीट एक्सरे करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होता है। उसके बाद में आप क्या करोगे कि पेशेंट को क्या, हॉस्पिटल का जो गाउन होता है वो प्रोवाइड करोगे। देखो ये मैंडेटरी है कि आपके पास में कोई भी पेशेंट आए तो आप उस पेशेंट को अपना जो हॉस्पिटल का गाउन है वो प्रोवाइड करो। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक तो आप
सेफ रहोगे, हाइजीनिक है, पेशेंट आएगा, पेशेंट अपने कपड़ों के साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ला सकता है, बाहर की बीमारियां ला सकते हैं, बाहर के कंटामिनेशंस ला सकता है जो आपको नहीं पता चलेगा। और आपने जब पेशेंट को टच किया, क्योंकि आपको तो पेशेंट को टच करना पड़ेगा उस टाइम पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो पेशेंट की, तो क्या होगा कि वो जितने भी चीज़ें आपके साथ में लाया था वो सारी की सारी आपके पास में लग जाएगी। ठीक है, तो आपको उसको बीमारी हो ना हो, लेकिन वो आपको कंफर्म बीमारी दे के चले जाएगा। तो इसी वजह से वहाँ पे क्या करना है, आपने पेशेंट के जो गाउन कपड़े वो पहन के आए हैं उस कपड़ों को चेंज करवाइए। हमारा चेंजिंग रूम बना होता है, उसको हॉस्पिटल का जो गाउन है वो गाउन उसको प्रोवाइड करिएगा, उसको पहनाइएगा, उसको पहनाने के बाद ही आप अपना एक्सरे करिएगा। उसके बाद में आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि आप पेशेंट को सिखाएं। चेस्ट एक्सरे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप पेशेंट को सिखाओ कि पेशेंट कैसे अंदर सांस ले और उसके बाद में उस सांस को रोक के रखें। ऐसा हम क्यों करते हैं कि सांस अंदर खिंचवाते हैं और अंदर खींचने के बाद हम उसे कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए हम उसे कहते हैं कि आप इसे रोक के रखिए। ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ कि हमारे पास में जब हम अंदर सांस लेने को बोलेंगे पेशेंट को, तो पेशेंट के जो लंग्स है वो कंप्लीटली एक्सटेंड हो जाएंगे। जब वो लंबा सांस अंदर खींचेगा तो उससे क्या होगा कि पेशेंट का जो क्या है लंग्स है वो कंप्लीटली एक्सटेंड हो जाएगा। और जब वो कंप्लीटली एक्सटेंड हो जाएगा तो उस टाइम पे हमारे पास में हमें हमारा जो एक्सरे है वो एक्सरे हमें कंप्लीटली क्लियर विजुअलाइज होगा, क्लियर फाइंडिंग आएगी। लाइक दैट, अगर पेशेंट ने अच्छे से सांस नहीं लिए, अच्छा से अंदर पे उसके लंग्स एक्सटेंड नहीं हुए, तो हो सकता है कि उसके हमारे जो सीपी एंगल्स हैं, जो जिनको हम कोस्टोफ्रेनिक एंगल या कार्डियोफ्रेनिक एंगल है, ये हमें अच्छे से नहीं दिखे और उस पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन नहीं था लेकिन रिपोर्ट में उसको प्लूरल इफ्यूजन आ गया। तो अब ये क्या है कि अगर पेशेंट को आपने वो नहीं सिखाया या वो नहीं बताया आपने करने के लिए कि आप पेशेंट को, और देखो पेशेंट को नहीं पता होती है चीज़ें, वो स्ट्रेंज है इन सब चीज़ों से, तो आपको ही है ज़रूरी कि आप उसको ये प्रैक्टिस 1 या 2 बार करवाइएगा कि सांस कैसे अंदर खींचना है, कैसे रोक के रखना है। उसके बाद में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर नहीं आई तो पेशेंट को बीमारी निकल जाएगी कि लेकिन उसको बीमारी थी नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पेशेंट के साथ में थोड़ा सा चीज़ों को पोलाइटली करके आपको उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास में हमारा जो प्रोसीजर है, हम इस पार्ट में इतना ही प्रोसीजर रखते हैं। आगे हम पेशेंट की पार्ट पोजीशंस और इसकी टेक्निक, इसका फैक्टर्स, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।